हेलो बच्चों, स्वागत है आपका फिर से जीवाई फिजिक्स एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। और इस लेक्चर सीरीज़ में आज हम लेक्चर 4 डिस्कशन करेंगे, उसके बारे में पढ़ेंगे, जिसमें अपना जो लास्ट लेक्चर था, थर्ड लेक्चर, उसमें हम पढ़ रहे थे क्वांटम मैकेनिक्स के फर्स्ट यूनिट इवोल्यूशन ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स फर्स्ट चैप्टर के बारे में। और उसमें अपना टॉपिक था रेले एंड जीन्स। रेले तथा जीन्स का विकिरण नियम। इससे पहले लेक्चर में आपने देखा कि वीन विकिरण नियम केवल लघु तरंगदैर्घ्य परास में ही जो कृष्णिका विकिरण स्पेक्ट्रम है या कृष्णिका का जो ऊर्जा वितरण वक्र है उसकी व्याख्या करता है। उच्च तरंगदैर्घ्य परास में वो असफल हो जाता है। वीन के अनुसार लगातार बढ़ना चाहिए था स्पेक्ट्रल एनर्जी, जो स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर की वैल्यू, स्पेक्ट्रम में उत्सर्जन क्षमता का मान लगातार तरंगदैर्घ्य के साथ बढ़ना चाहिए था। आप इसको आवृत्ति के लिए भी बना सकते हो इस कर्व को, क्योंकि वेवलेंथ बढ़ती है तो आवृत्ति कम होती है। यदि हम ऐसे बोलें कि लघु तरंगदैर्घ्य परास में वीन का विकिरण नियम सफल है, तो हम ऐसे बोलेंगे कि उच्च आवृत्ति परास में तो व्याख्या करता है, लेकिन निम्न आवृत्ति परास में व्याख्या नहीं कर पाता। इसको ऑपोजिट लेना है बिल्कुल फ्रीक्वेंसी के लिए। ओके, तो इस वाले पार्ट में हम डिस्कशन कर रहे थे कि रेले ने दो बातों का आधार बनाया है। पहला, इसने ये माना था कि हम पहले तो अपरिगामी तरंगों की संख्या निकालेंगे, अपरिगामी तरंगों का ऊर्जा घनत्व निकालेंगे, या अपरिगामी तरंगों का घनत्व। कहने का मतलब, यदि हम एक कोटर लेते हैं, कोटर या गुफा लेते हैं और उसके अंदर उसको T तापमान तक गर्म करते हैं, तो अंदर क्या होगा, तापीय साम्यावस्था में वो अंदर विद्युत चुंबकीय तरंगों से भर जाएगा। तो जब भर जाएगा तो हम ये देखेंगे कि उसके प्रति इकाई आयतन में, कोटर के प्रति इकाई आयतन में तरंगों की संख्या कितनी है। और वहाँ पर जो तरंगे मानेगा वो मानेगा अपरिगामी तरंगे, स्टेशनरी वेव्स, क्योंकि वो संचरित नहीं हो रही हैं बाहर, इसका मतलब वो वहीं वहीं लोकलाइज्ड है। तो पहला तो ये है कि कोटर में विद्युत चुंबकीय सिद्धांत द्वारा कोटर में विद्युत चुंबकीय सिद्धांत द्वारा अपरिगामी का मतलब स्टेशनरी वेव्स, अपरिगामी तरंगों का घनत्व, घनत्व का मतलब प्रति इकाई आयतन, प्रति इकाई आयतन संख्या। दूसरा, जब ये अपरिगामी तरंगों का संख्या घनत्व निकाल लेगा तो उसके बाद में क्या करेगा, क्योंकि हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कंपन विधाओं की संख्या। कंपन विधाओं की संख्या का मतलब आवर्ती परास न्यू से लेके न्यू प्लस डी न्यू में कंपन करने वाले कुल नंबर ऑफ मोड, कुल नंबर ऑफ वाइब्रेशंस वो निकालने हैं। तो पहले तो क्या करेगा, अपरिगामी तरंगों का घनत्व निकाल लेगा कि प्रति इकाई आयतन में जो अपरिगामी तरंगे हैं, प्रति इकाई आयतन में ऑसिलेटर वो कितने हैं, और उसके बाद में प्रत्येक ऑसिलेटर की एनर्जी कितनी है उससे उसको मल्टीप्लाई कर देगा। इसका मतलब प्रत्येक ऑसिलेटर की औसत ऊर्जा निकालने के लिए क्या किया, ऊर्जा समविभाजन सिद्धांत यूज किया। ऊर्जा समविभाजन सिद्धांत से प्रत्येक ऊर्जा समविभाजन सिद्धांत से प्रत्येक अपरिगामी तरंग की औसत ऊर्जा ज्ञात करने में किया। ठीक है, तो ये दो पॉइंट इस प्रकार से हैं। अब इन दोनों का यूज करेगा, हालांकि आप इनको नोट कर लेना। इसके बाद में इसको नोट कीजिए आप,
देखिए अब हम स्टार्ट करेंगे। हम सबसे पहले ये मान के चलेंगे कि कोई ए भुजा स्मॉल ए भुजा का एक वर्गाकार कोटर है, ठीक है। और वर्गाकार तो क्या है, घनाकार कोटर है, ए भुजा का घनाकार कोटर। इस घनाकार कोटर के अंदर वो मानेगा कि विद्युत चुम्बकीय तरंगें भरी हुई हैं और अप्रगामी तरंगें तो ए भुजा के घनाकार कोटर में विद्युत चुम्बकीय तरंग का समीकरण, और एक कैसी तरंग है, अप्रगामी। समीकरण इसका होता है E R, T, कोई भी जैसे कैपिटल A साइन K वेक्टर डॉट R वेक्टर और फिर साइन ओमेगा T। अब यहाँ पर ये वाला तो पार्ट है K वेक्टर डॉट R वेक्टर, के मतलब तरंग संचरण सदिश के एक्स आई कैप प्लस के वाई जे कैप प्लस के जेड के कैप, आर वेक्टर पोजिशन वेक्टर है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। और ये जो ओमेगा टी है, ये ओमेगा यहाँ पर 2 पाई न्यू है, 2 पाई न्यू मतलब न्यू फ्रीक्वेंसी, तो ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, कोणीय आवृत्ति है। आप इसको इस वाले पद में लिख सकते हैं साइन 2 पाई न्यू टी, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं कॉस 2 पाई न्यू टी। ये कोई बाध्यता नहीं है, कॉस वाला पार्ट भी लिया जाता है, साइन भी आ जाता है ना, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब यहाँ से हम लिखेंगे कि यहाँ जो के वेक्टर है तरंग संचरण सदिश, वो है के एक्स आई कैप जे कैप और के जेड के कैप। आर वेक्टर यहाँ पर है, इन चीज़ों में ज़्यादा टाइम नहीं लगाना, जे कैप जेड के कैप, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो डॉट प्रोडक्ट करने से सीधी वैल्यू रखता हूँ मैं आर टी के एक्स इंटू एक्स के वाई इंटू वाई के जेड इंटू जेड, और यहाँ से आ जाएगा साइन 2 पाई न्यू टी, ठीक। अब हम क्या करने वाले हैं, इसको तो आप नोट करना। इसके बाद में हम ये करेंगे कि जो ए भुजा का वर्गाकार कोटर है, इसमें हम देखते हैं कि इसमें हमारा पर्पज क्या है। हमारा पर्पज है प्रति इकाई आयतन में कंपन विधाओं की संख्या ज्ञात करना, ठीक है। तो हम सबसे पहले न्यू से लेकर न्यू प्लस डी न्यू में कंपन विधाओं की संख्या ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, हम सबसे पहले ज्ञात करेंगे कि इन अप्रगामी तरंगों का घनत्व कितना है प्रति इकाई आयतन में, और उसके बाद में उसको एनर्जी से मल्टीप्लाई करेंगे। यानी पहले तो विद्युत चुम्बकीय सिद्धांत का यूज करेगा, फिर थर्मोडायनेमिक्स के ऊर्जा समविभाजन नियम का यूज करेगा। ऊर्जा समविभाजन सिद्धांत वो ये कहता है कि प्रत्येक डिग्री ऑफ फ्रीडम के करस्पॉन्डिंग एनर्जी होती है 1/2 kT। नोट कीजिए। तो देखिए इसमें करना क्या है आपको, हम मान के चल रहे हैं कि ए भुजा के वर्गाकार कोटर में से केवल हम एक्स डायरेक्शन वाला पार्ट ले लेते हैं, एक्स डायरेक्शन वाला पार्ट। तो एक्स डायरेक्शन का पार्ट का मतलब ये हो जाएगा कि यहाँ से लेके x बराबर 0 से लेके x बराबर a तक की ये कोई साइज है, भुजा है। मतलब ये लेंथ कितनी हो जाएगी, ये लेंथ हो जाएगी a। टोटल लंबाई कितनी है, a है। हालांकि ऐसा डेरिवेशन बाद में भी है, एक आपके सॉलिड स्टेट फिजिक्स में भी है, और सॉलिड स्टेट फिजिक्स के आपके आई थिंक 3rd यूनिट के अंदर ये पार्ट है। तो वहाँ पर उसमें क्योंकि डीबाई का जो प्रिंसिपल काम में लिया जाता है, डीबाई सिद्धांत, तो उसमें फिर से यहाँ पर एल लंबाई ली जाती है, उसमें भी सेम इसी प्रकार की कैलकुलेशन है। वहाँ पर भी वो कंपन विधाओं की संख्या की बात करता है। तो सबसे पहले हम अप्रगामी तरंगों का घनत्व या फिर कंपन विधाओं की संख्या निकालेंगे। तो उसके लिए ये पोर्शन लिया गया है 3D में से 1D का सोल्व कर लेंगे और दोनों के लिए अप्लाई कर देंगे। देखो पहला कंडीशन ये हो सकती है कि जब अप्रगामी तरंग संचरण होगी, मतलब संचरण क्या है यहाँ पर, जब उसके कंपन होंगे तो ये वाली अवस्था हो सकती है सबसे पहले, ठीक है। अब इसकी वेव आधी पूरी हो रही है, आधी पूरी होने का मतलब इसकी वेवलेंथ हो जाएगी λ/2।
यानी पहले वाली कंडीशन के लिए a बराबर आएगा λ/2 के बराबर, क्योंकि a और λ/2 दोनों लेंथ हैं, आपस में बराबर होंगी। ठीक है। दूसरी वाली कंडीशन के लिए ऐसा हो सकता है कि यहाँ से ऐसे आए वेव और इस प्रकार से संचरण करें, तो ये पहली अवस्था है 1 नंबर, ये दूसरी अवस्था 2 नंबर। अब ये तो वेव कंप्लीट हो रही है, इसका मतलब इसकी तो वेव पूरी है, a बराबर लैम्डा। ठीक है। तीसरी कंडीशन ऐसे हो सकती है, बराबर 3 भागों में बांटो और ऐसे वेव आए और इस प्रकार से चले। अब हालांकि वेव तो यही पूरी हो गई, λ/2 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 कितना हो गया 3 λ/2, तो a = 3 λ/2। देखो पहले में λ/2 है, दूसरे में λ/2 प्लस λ/2 है यानी लैम्डा, तीसरे में 3 पार्ट जुड़ेंगे λ/2 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 3 λ/2। अब यहाँ से लैम्डा का रिलेशन आ जाएगा अपने पास, यदि आप निकालना चाहो तो रिलेशन आएगा 2a बाई, या फिर कहें जनरल फॉर्म ये यदि आप निकालना चाहो तो a = हो जाएगा nx λ/2। जैसे फर्स्ट वाले केस में nx की वैल्यू 1 है तो λ/2, सेकंड वाले केस में nx की वैल्यू 2 है तो 2 से 2 कटेगा, a = लैम्डा बचेगा। थर्ड वाले केस में nx = 3 है, यानी 1 2 3 nx की वैल्यूज़ हैं, तो यहाँ से रिलेशन आएगा अपने पास 2a/nx, या फिर 2a/nx, ये लैम्डा की वैल्यू आ गई, ये साइड में हमने निकाल ली है। ये फॉर्मूला है, ये जनरल फार्मूला है, a = nx λ/2। अब आपको निकालना क्या है, देखिए आपको निकालना है kx निकालना है, हमें मान के चलना है कि हमें kx निकालना है, ky निकालना है और kz निकालना है। तो kx होता है 2π/λ। ठीक है, 2π/λ। लैम्डा की वैल्यू क्या है 2π, तो ऊपर रहेगा, 2a/nx ऊपर चला जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, तो वैल्यू आ गई nx π/a यानी nπ/a, ये आ गया kx। अब इसको आप अप्लाई करोगे y के लिए तो y हो जाएगा ny π/a, क्योंकि साइज आपने y में भी a ली है, ये क्वार्टर घनाकार है, क्यूबिक है, इसका मतलब यहाँ b नहीं आएगा, a ही आएगा। इसी प्रकार से kz हो जाएगा nz π/a। तो ये 3 वैल्यूज अपने पास आ गई kx की, nx π/a, ny π/a, nz π/a। ठीक है, इसको नोट कीजिए आप वीडियो को पॉज करके। इसके बाद में अब क्या करने वाले हैं, अब हम kx² + ky² + kz² निकालने वाले हैं। क्यों? क्योंकि रिजल्टेंट kx, ky और kz का तीनों का हो जाएगा kx² + ky² + kz²। वो किसके बराबर होगा, k² के बराबर होगा। एक एक टॉपिक को देखते रहिए और धीरे धीरे आपकी पूरी यूनिट कवर हो जाएगी। ऐसा तो है नहीं कि एक साथ ही पूरी यूनिट पढ़ोगे, तो एक एक लेक्चर वाइज, इतने लेक्चर बड़े भी नहीं हैं, कोई मुश्किल से 20-25 मिनट का लेक्चर होता है, जिसमें से यदि आप स्पीड को बढ़ाना चाहो तो 1.25 इंटू के पे करके आसानी से देख सकते हो। आपके यूट्यूब ने बहुत बढ़िया सुविधा दे रखी है आपको, 1.5 पे कर लो। जिनको तेज़ देखने की आदत है, स्लो देखने की आदत है और भी साउंड को धीरे सुनना हो तो भाई स्लो कर लो 1 से। तो यहाँ पर देखो रिजल्टेंट आ जाएगा k² बराबर kx² + ky² + kz², और ये वैल्यू आ जाएगी nx² π² a², और ये वैल्यू आ गई आपके nx² ny² nz² π² a² के बराबर। और इधर आ गया, तो यदि आप यहाँ से इसको आप k² लिखते हो, क्योंकि k² है तो यहाँ से nx² + ny² + nz², इसके साथ में π² a² है, यहाँ से इसकी वैल्यू निकालिए आप। इसकी वैल्यू निकालने के लिए ये a² और π² डिवाइड में ले आइए, तो nx² और nz², इसकी वैल्यू आ जाएगी k² a² π²। ठीक है, तो k² a² π² इसकी वैल्यू आ गई।
अब आप इसमें k बराबर यदि आप 2 पाई अपॉन लैम्डा पुट करते हैं, आपके पास एक फॉर्मूला होता है ना k इक्वल्स टू 2 पाई अपॉन लैम्डा, या फिर फ्रीक्वेंसी की टर्म में एक दूसरा और होता है लैम्डा इक्वल्स टू सी, न्यू इक्वल्स टू सी अपॉन लैम्डा होता है, वहाँ से लैम्डा इक्वल्स टू क्या आएगा सी अपॉन न्यू। तो ये भी होता है 2 पाई न्यू अपॉन सी। तो इसमें रखिए 2 पाई न्यू अपॉन सी, तो 2 पाई न्यू अपॉन सी का स्क्वायर करके रखेंगे तो ये अपने पास आ जाएगा 4 पाई स्क्वायर न्यू स्क्वायर ए स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर सी स्क्वायर। 2 पाई 4 पाई स्क्वायर न्यू स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर यहाँ से हो गया, ये कट गया और ये आ गया 4 न्यू स्क्वायर ए स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, यानी इसको मैं लिख सकता हूँ 2 ए न्यू अपॉन सी का होल स्क्वायर, 2 ए न्यू अपॉन सी का होल स्क्वायर। देख लीजिए ध्यान से, 2 ए न्यू अपॉन सी का होल स्क्वायर। ठीक है, ये किसके इक्वल आ गया एन एक्स स्क्वायर एन जेड स्क्वायर एन वाई स्क्वायर। ये वैल्यू इंपॉर्टेंट रिलेशन है, एन एक्स स्क्वायर प्लस एन वाई स्क्वायर प्लस एन जेड स्क्वायर बराबर 2 ए न्यू अपॉन सी का होल स्क्वायर। अब ये एन एक्स एन वाई एन जेड क्या है, ये जो कंपन विधाएं है ना आपकी, यहाँ जैसे एन एक्स 1 ले रहे थे, 2 ले रहे थे, 3 ले रहे थे, तो अलग अलग मोड से वो वाइब्रेशन कर सकता है, अलग अलग मोड से कंपन कर सकता है। मतलब ये कंपन संख्या मान लीजिए आप एन एक्स एन वाई एन जेड, तो इसका मतलब ये तो एक उसका गोले का समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर, तो गोले के टाइप में आ रहा है, गोले का समीकरण है। इसका मतलब वहाँ पर जो उनकी ज्योमेट्री बनेगी वो एक गोले के टाइप में मान सकते हैं अपन। अब ये एन एक्स एन वाई एन जेड क्रम से एक्स वाई जेड में कंपनों की संख्या है, कंपन विधाओं की संख्या है। तो हमें निकालना है कि आवर्ती प्रास न्यू से लेकर न्यू प्लस डी में कितनी कंपन विधाएं हैं, तो उसके लिए हम आगे का प्रोसीजर करेंगे। तो अब देखिए इसके लिए हम क्या करने वाले हैं, हम ये जो अपने पास एक आर आया है, आर कितना है 2 ए न्यू बाई सी रेडियस, इसको त्रिज्या मानकर एक गोला बनाएंगे और वो गोला कौन से निर्देशांकों में होगा, एन एक्स एन वाई एन जेड में होगा, नंबर के अंदर एन एक्स एन वाई एन जेड। मतलब काल्पनिक रूप से मान लिया कि ये एक निर्देशांक है एन एक्स एन वाई एन जेड, तो गोला बनेगा इस प्रकार का। इसकी त्रिज्या कितनी होगी, ये त्रिज्या होगी 2 ए न्यू अपॉन सी। तो 2 ए न्यू अपॉन सी त्रिज्या को गोला मानकर त्रिज्या का एक गोला बनाते हैं एन एक्स एन वाई एन जेड निर्देशांकों में। और उसके बाद में हमें न्यू से लेके न्यू प्लस, देखो इसकी आवृत्ति कितनी है न्यू, अब हमें तो क्या करना है न्यू से लेके न्यू प्लस डी न्यू में कंपन विधाओं की संख्या निकालनी है। इसलिए हम क्या करेंगे, एक और गोला बनाएंगे ऊपर। ठीक, अब इस वाले का जितना आयतन होगा, अभी आयतन किसमें एक्स वाई जेड में तो है नहीं, ये तो एन एक्स एन वाई एन जेड नंबर के अंदर आयतन है, तो इसका आयतन इसका आयतन आपको मीटर क्यूब प्रदान नहीं करेगा, इसका आयतन प्रदान करेगा, इसका आयतन नंबर क्यूब प्रदान करेगा, मतलब कंपनों की संख्या प्रदान करेगा। ठीक है, तो अब ये जो पट्टी मैंने काटी है इसका आयतन कितना होगा, इसका आयतन होगा 4 पाई, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, जैसे फॉर एग्जांपल इस वाले पार्ट का निकालना हो, डी एन का निकालना हो, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि आपको इस अंदर वाले पार्ट का आयतन निकालना हो तो वो आयतन हो जाएगा 4/3 पाई एन क्यूब। हमें तो आयतन हो जाएगा v बराबर 4/3 पाई, और आयतन कितना है इसका, रेडियस कितनी है 2 ए न्यू अपॉन सी का क्यूब। ये आयतन निकालिए पहले आप एक बार, यहाँ से आएगा 4/3 पाई, इसका 8 ए क्यूब न्यू क्यूब अपॉन सी क्यूब। तो यहाँ से ये कितना हो रहा है, ये अपने पास आई थिंक यहाँ से कुछ पार्ट कट रहा है, नहीं कट रहा, चलो इसको ऐसे कैसे लिख लेते हैं। इसका आयतन आ रहा है ये 32 कर लो इसको 32, और ए क्यूब न्यू क्यूब अपॉन सी क्यूब। ठीक है, ये वाला पार्ट है। अब इस वाले पार्ट के अंदर यहाँ पर ये वाला जो और पार्ट लिया गया है, इसमें देखिए अब ये आयतन आ गया इसका 32/3 पाई ए क्यूब न्यू क्यूब अपॉन सी क्यूब, ये वाला पार्ट आ गया। अब इसमें
एक करेक्शन करना है आपको कि जो ओरिजिनल आयतन लेना है वो वी डैश ही क्यों लेना है। ठीक है, इस अंदर जो जिसकी त्रिज्या 2nu/c है इसमें से 1/8वां भाग ही लेना होता है। क्यों लेना होता है? क्योंकि बाकी सारे वाले पार्ट ऐसे हैं जिसके लिए कभी तो nx नेगेटिव हो जाएगा, कभी ny नेगेटिव हो जाएगा, कभी nz नेगेटिव हो जाएगा, और ये नंबर है, संख्या है, ये तो धनात्मक रहना चाहिए कंपनों की संख्या। इसका मतलब जो गोले का 1/8वां भाग होगा। कैसे? जैसे मान लीजिए आपके पास एक गोला है और आपने उसको बीचों बीच से काट दिया और एक इस प्रकार से फांक लगा दी, तो 1 2 3 4 एक तरबूज की जो बिल्कुल एक शेप होती है वैसे कट जाएगा ये। और मतलब ऐसा है कि आपने गोले को पहले ऐसे परपेंडिकुलर काटा, ठीक है, एक्स एक्सिस की तरफ, फिर काट दिया वाई एक्सिस की तरफ, ऐसे काट दिया, तो 4 डिवाइड पार्ट हो गए। अब यदि आप बीचों बीच में से फिर से उड़ा दो उसको, फिर से काट दो, तो 4 ऊपर और 4 नीचे, यानी 8 भाग हो जाएंगे टोटल। तो उसमें से 1/8वें भाग की कल्पना कर रहा है वो। क्यों? क्योंकि उसी 1/8 में इसके जो कंपन विधाओं की संख्या होगी वो धनात्मक होगी। nx ny nz का जो पेयर बनेगा वो धनात्मक होगा। तो हमें 1/8 से इसको मल्टीप्लाई करके चलना है, 1/8 से इसको मल्टीप्लाई करना है। तो मतलब जो प्रभावी आयतन होगा वो कितना होगा? 1/8 से मल्टीप्लाई कर दो तो 32 पाई a³ ν³ अपॉन c³। ठीक है, ये लीजिए, अब ये कट जाएगा, 4 टाइम्स आ जाएगा और नीचे 3 है, तो v डैश बराबर बच जाएगा 4/3 पाई a³ ν³ अपॉन c³। अब प्रति इकाई आयतन में, अब क्या कह रहा है? प्रति इकाई आयतन में कंपन विधाओं की संख्या कितनी होगी? इस आयतन के बराबर होगी। प्रति इकाई आयतन का मतलब क्या करेगा? a³ से विभाजित करेगा, तो n न्यू, इसकी संख्या कितनी आ जाएगी? ये आ जाएगी आपके 4/3 पाई a³ से a³ कट जाएगा, ν³ अपॉन c³। तो इसकी फ्रीक्वेंसी न्यू है, तो उसके कंपनों की संख्या आ गई 4/3 पाई ν³ अपॉन c³। अब आपको यदि एक परास में निकालनी है, परास न्यू से न्यू प्लस डी न्यू में, तो एक परास में निकालने के लिए आप क्या करेंगे? उसके लिए आपके पास एक फॉर्मूला अवेलेबल है, उसकी हेल्प लेते हैं। तो उसके लिए भाई परास में निकालना है ना, न्यू से न्यू प्लस डी न्यू। मैंने समझाया था कि एक गोला बनाया था, उसके बड़ा एक और गोला बनाया था, तो उस परास में निकालना है कि न्यू से लेकर न्यू प्लस डी न्यू में कितना हो सकता है। पहले तो हमने गोले के अंदर निकाल लिया, अब वो निकालने के लिए सीधा सा इसका अवकलन कर दो आप, तो एन न्यू डी न्यू ये हो जाएगा 4/3 पाई अपॉन c³। ये तो बेचारे कांस्टेंट है, तो ऐसे कैसे रहेंगे? ν³ का हो जाएगा 3ν² और न्यू का हो जाएगा डी न्यू, 3 से 3 कट जाएगा। ये परास में कंपन विधाओं की संख्या आ गई, यही अप्रगामी तरंगों की संख्या आ गई, 4 पाई ν² बटे c³ डी न्यू। ठीक है, क्या ये फॉर्मूला अभी भी करेक्ट है? पहले हमने क्या किया? nx² प्लस ny² प्लस nz² का मान निकाला, वो 2nu/c³ के उसके होल स्क्वायर के बराबर आया। फिर हमने उस त्रिज्या को केंद्र मान उस मतलब एक पॉइंट लिया ओ, वहाँ से 2nu/c का एक स्पेयर बनाया, उसके आयतन में उसका जितना आयतन होगा वही कंपन विधाओं की संख्या होगी। उसका आयतन निकालने के लिए फिर हमने प्रति इकाई आयतन निकाला, क्योंकि हमें प्रति इकाई आयतन में कंपन विधाओं की संख्या निकालनी है, हमें डेंसिटी निकालनी है। ठीक है, हमें संख्या नहीं निकालनी, हमें प्रति इकाई आयतन में डेंसिटी निकालनी है। डेंसिटी की बात हम करेंगे बाद में, क्यों ऐसा क्यों कर रहे हैं। उसके बाद में न्यू से न्यू प्लस डी न्यू में निकाला, एक रेंज में निकालने के लिए क्या करते हैं? अवकलन करते हैं। ठीक है, तो 4 पाई ν² डी न्यू अपॉन c³। अभी भी इसमें एक फैक्टर और बाकी है, और 2 का फैक्टर आएगा। 2 का फैक्टर क्यों आएगा? और 2 का फैक्टर इसलिए आएगा क्योंकि ध्रुवण की जो अवस्थाएं हैं वो 2 हैं। अप्रगामी तरंगों का यहाँ जो संचरण है वो अनुप्रस्थ तरंगों के रूप में है। इसका मतलब वहाँ उसके ध्रुवण की अवस्थाएं कितनी होती हैं? 2। ये तरंग जेड में जा रही है तो एक्स और वाई में दोनों में वाइब्रेशन हो सकते हैं। इसका मतलब विद्युत चुम्बकीय तरंग के लिए 2 का फैक्टर आएगा, तो ν² एन न्यू डी न्यू का मान हो जाएगा 8 पाई ν² अपॉन c³ डी न्यू। ये आपका करेक्ट फॉर्मूला होगा। इसमें आपको क्या लिखना है कि विद्युत चुम्बकीय तरंग के लिए अप्रगामी तरंग की जो ध्रुवण की अवस्थाएं होती हैं वो 2 होती हैं। इस कारण न्यू से न्यू प्लस डी न्यू आवृत्ति प्रास में कंपन विधाओं की संख्या या संख्या घनत्व एन न्यू डी न्यू बराबर हो जाएगा 8 पाई ν² डी न्यू अपॉन c³। प्रति इकाई आयतन में कंपन विधाओं की संख्या है, ये लैंग्वेज में आप इसी प्रकार से मेंशन करें। अब हमने एक चीज़ तो निकाल ली
दूसरा पार्ट बच गया, दूसरा एक पॉइंट तक जो रेले और जीन्स ने 2 पॉइंट माने थे ना, उनमें से पहले पॉइंट की कैलकुलेशन है ये। अब दूसरे पॉइंट की कैलकुलेशन देखिए। अब इसमें सेकंड पॉइंट में आपको ये करना है कि आपको ऊर्जा संविभाजन नियम काम में लेके चलना है। ऊर्जा संविभाजन नियम के अनुसार प्रत्येक डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब प्रत्येक स्वतंत्रता की कोटि से संबद्ध ऊर्जा और वो कितनी होती है, 1/2 kT होती है। तो क्या 1/2 kT आंसर रहेगा? नहीं। त्वरण की अवस्था 2 होने के कारण इसका आंसर आएगा 2 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, यानी kT आता है। कुल औसत ऊर्जा kT होगी, यानी ये प्रत्येक अपरिगामी तरंग की औसत ऊर्जा आ गई। यानी सूत्र क्या लगेगा, हमें क्या निकालना था? हमें निकालना था क्वार्टर में ऊर्जा घनत्व। यानी यू लैम्डा या यू न्यू डी न्यू हमें निकालना है। तो ये क्वार्टर में ऊर्जा घनत्व कैसे आएगा? आपने पहले प्रति इकाई आयतन में कंपन विधाओं की संख्या ज्ञात कर ली और प्रत्येक कंपन की ऊर्जा ज्ञात कर ली, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। एन न्यू डी न्यू इंटू के टी, तो यहाँ से आ जाएगा 8 पाई न्यू स्क्वायर बटे सी क्यूब डी न्यू इंटू के टी। तो ये आंसर हो गया 8 पाई के टी बटे सी क्यूब न्यू स्क्वायर डी न्यू। 8 पाई के टी बटे सी क्यूब न्यू स्क्वायर डी न्यू। ये तो है आवर्ती प्रास न्यू से लेके न्यू प्लस डी न्यू में, यानी यू न्यू डी न्यू बराबर 8 पाई के टी बटे सी क्यूब न्यू स्क्वायर डी न्यू। यदि आपको निकालना हो तरंग दैर्घ्य प्रास में, तो आप क्या करेंगे? आप जो न्यू बराबर सी अपॉन लैम्डा होता है, आप यहाँ से डी न्यू का मान निकालना है। बट एक तो आपको न्यू बराबर सी अपॉन लैम्डा रखना है, न्यू की जगह सी अपॉन लैम्डा रखना है, और एक डी न्यू का मान रखना है। ठीक है, तो वो जो आपके आंसर आएगा यू लैम्डा डी लैम्डा वो आएगा, इसका जो फॉर्मूला आपके पास आता है वो आता है 8 पाई के टी बटे लैम्डा की पावर 4 और डी लैम्डा। तो ये रेले का नियम है, 8 पाई के टी अपन लैम्डा की पावर 4 डी लैम्डा, या 8 पाई के टी न्यू स्क्वायर अपन सी क्यूब डी न्यू। ठीक है, दोनों ठीक है, आप इसको नोट कीजिए। देखिए, फ्रीक्वेंसी वाले पार्ट में जो एनर्जी डेंसिटी है प्रति इकाई आयतन में कंपनों की जो ऊर्जा है वो किसके प्रोपोर्शनल है? वो प्रोपोर्शनल है यू न्यू, जो पार्ट है वो प्रोपोर्शनल है न्यू स्क्वायर है। मतलब फ्रीक्वेंसी यदि बढ़ेगी तो एनर्जी भी लगातार बढ़ती जाएगी। अब इसका जो ग्राफ आता है वो इस प्रकार का आता है। यदि आप वेवलेंथ का बनाना चाहो, यू लैम्डा और इधर वेवलेंथ लैम्डा, तो इनका जो ग्राफ आता है वो इस प्रकार का आता है। ये तो एक्सपेरिमेंटल है किसी भी ताप के ऊपर, ये तो कोई टेम्परेचर है T, इसका जो ग्राफ आता है। अब रेले का जो ग्राफ आ रहा है वो इस प्रकार का आ रहा है, 1 लैम्डा की पावर 4 है, मतलब वेवलेंथ बढ़ेगी तो वैल्यू कम होगी, यानी इस प्रकार का आता है इसका ग्राफ, ये वाला पार्ट। मतलब ये है कि लघु तरंग दैर्घ्य परास में कहीं ना कहीं क्या है, देखो असमानता है। उच्च तरंग दैर्घ्य परास में तो व्याख्या कर रहा है, ये उच्च तरंग दैर्घ्य परास है, और ये लघु तरंग दैर्घ्य परास में क्या है, ऐसा पहले तो कमियों के अंदर क्या लिखोगे आप कि रेले जीन्स का विकिरण नियम कृष्णिका की ऊर्जा वितरण वक्र की लघु तरंग दैर्घ्य परास में व्याख्या करने में असफल रहता है तथा उच्च तरंग दैर्घ्य परास में व्याख्या करने में सफल रहता है। इसका मतलब ये होगा कि ये जो चिरसमझ सिद्धांत है ये पूर्ण रूप से व्याख्या नहीं कर पा रहा है। दूसरी समस्या इसमें क्या है
कि जैसे जैसे आवृत्ति बढ़ेगी उसकी वैल्यू लगातार बढ़ेगी एनर्जी डेंसिटी की। अब इसका मतलब ये है कि जैसे फ्रीक्वेंसी, मान लो कि फ्रीक्वेंसी टेंस टू इन्फाइनाइट है, तो एनर्जी कितनी हो जानी चाहिए, टेंस टू इन्फाइनाइट, जो कि एक असंगत परिणाम है, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या एनर्जी डेंसिटी कभी इन्फाइनाइट होती है किसी पार्टिकल की? नहीं, कभी नहीं होती। इसका मतलब ये हुआ कि इस समस्या को, ये दो समस्याएं हैं इसके अंदर, इस समस्या को क्या नाम दिया जाता है? इसको दिया जाता है पराबैंगनी विपद समस्या, अल्ट्रावायलेट कैटेस्ट्रॉफिक प्रॉब्लम, पराबैंगनी विपद समस्या। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लेना। और ये जो कमियां मैंने बताई हैं आप इनको लैंग्वेज के रूप में लिखना। इसी टॉपिक के साथ हम इस लेक्चर को यहीं पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे प्लांक के ऊर्जा विकिरण नियम की, प्लांक्स रेडिएशन लॉ, या ऐसे कहेंगे जो प्लांक का ऊर्जा के क्वांटीकरण का सिद्धांत है उसकी बात करेंगे। ठीक है, तो आपसे उम्मीद है कि आप इस पूरे लेक्चर को देखेंगे, और हालांकि देख रहे होगे तभी लास्ट में पहुँचे हो आप, तो आपसे ये रिक्वेस्ट रहेगी कि इन लेक्चर्स को आप मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू वेरी मच।